हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्ज़ाम मोड। आई एम शुभम वर्मा और आप सभी का सीडीएस का एग्ज़ाम कल होने वाला है। तो पॉलिटी के कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आखिरी टाइम में आपको ज़रूर देख के जाने चाहिए क्विक रिवीजन सीरीज के तौर पे, ये मैं आपके लिए इन्फोग्राफिक फॉर्म में लाया हूँ। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन गारंटी आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो अगर सबसे मेन टॉपिक जो ऊपर होता है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपसे पूछता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमने पार्ट्स लिए हैं, जो भी हमने ऐड ऑन किया है, वो हमने कहाँ कहाँ से लिया है। तो जल्दी से देखिए, ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप और यहाँ से हमने यूएस से क्या क्या चीज़ लिए हैं ये दिमाग में रखना है। फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया है हमने, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। ठीक है, अगली बात है हम कनाडा पे आते हैं। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो ये भी हमने लिया है कनाडा से। और रेसिडिवल पावर, ठीक है, जो आपकी 3 तरीके की लिस्ट होती है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो जो रेसिडिवल पावर होती है ये आपके सेंटर के पास होगी, ये कनाडा से हमने लिया है। ठीक, अर्स्टवाइल यूएसएसआर से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो वो लिया है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आपके जो 5 ईयर प्लान्स का प्रोग्राम था पहले, ये हमने यूएसएसआर से लिया था। उसके बाद अब हम यूके पे आ जाते हैं, जिसने हम पे राज किया। वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, वहाँ से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम आपका लिया है और रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी हमने यूके से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यूके से लिया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि यूएस में ड्यूल सिटीजनशिप है। ठीक है, ड्यूल सिटीजनशिप आपके यूएस में है और इंडिया में आपके सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देन अगर हम लोग आते हैं डीपीएसपी पे, तो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, ये आयरलैंड का झंडा है आपका। और प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है आपके आयरलैंड से। देन कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम जापान पे आते हैं, तो जापान से हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो आपका होता है कॉन्सेप्ट एक होता है, ये हमने जापान से लिया है, दिमाग में ये रखना है। और साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने एपेक्स कोर्ट यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट कॉन्सेप्ट, ये हमने कहाँ से लिया है, आपके साउथ अफ्रीका से। और अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है आपके आर्टिकल 368 में, ये प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। तो ये मेजर सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहली बात आपसे पूछा जा सकता है क्या प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि प्रियम्बल जो है ये आपका डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अगर आप कोई केस लेके अगर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि हाँ जी ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है तो इसके लिए हमको जस्टिस चाहिए, तो याद रखना है कि प्रियम्बल आपका जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिमाग में रखना है और कोर्ट में इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, लेकिन एक बात साथ में याद रखनी है आपको कि जो आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। केशव भारती केस में कहा गया था कि प्रियम्बल को आपको अमेंड किया जा सकता है, ये 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है। और तीसरी चीज़ में ये याद रखना है कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका हुआ तो उसमें 3 वर्ड जोड़े गए, उसको ISS से याद रखना है। कैसे, ISS से। आई में क्या होता है, आपका आई में होता है इंटीग्रिटी। ठीक है, जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ जोड़ा गया है। उसके बाद सेकुलर और सोशलिस्ट, ये जो 2 वर्ड हैं ये भी आपके किसमें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जोड़े गए हैं। ये 3 वर्ड पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ दिमाग में थोड़ा रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी ने कहा द प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये प्रियम्बल के बारे में हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, केस याद रखना है केशवानंद भारती केस, और जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करी गई थी वो याद रखना है। और साथ ही साथ ये जस्टिसेबल नहीं होता है और इसको अमेंड किया जा सकता है। बस इन्हीं 4 चीज़ें से वो लोग क्वेश्चन घुमाते हैं
और साथ ही साथ वो लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जस्टिस कितने तरीके का होता है, लिबर्टी कितने तरीके की होती है। तो याद रखना है कि जस्टिस आपके 3 तरीके की होती है। कैसी होती है? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, 3 तरीके की जस्टिस की बात करी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लिबर्टी कितने तरीके की होती है? थॉट्स, ठीक है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, एआई से मैंने ये वीडियो जनरेट करी थी, थोड़ा उल्टा लिखा है, तो थोड़ा याद रखना है। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आपकी 4 चीज़ें लिखी गई हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दिमाग में रखना है, ये लिबर्टी के बारे में, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में 2 के बारे में बात करी गई है इक्वालिटी की, ये दिमाग में रखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया आपका प्रियम्बल, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हर साल क्वेश्चन 1 या 2 गारंटी आते ही आते हैं, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। कहाँ पर दिया गया है आपके फंडामेंटल राइट? तो आपके दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कहाँ पर दिया गया है? तो ये दिमाग में रखना है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ठीक। कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स होते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स आपके होते हैं 6 तरीके के, ठीक है। ये 6 के 6 दिए गए हैं। अगली बात याद रखनी है कि राइट टू इक्वालिटी जो आपका पहला फंडामेंटल राइट है, उसमें आपके कितने हैं? 14 to 18 है। ऐसे ही आपका राइट टू फ्रीडम में 19 to 22 है। उसके बाद आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 है, 23, 24, और राइट टू रिलीजन में 25 से 28 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आपके 23, 24 है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आपके आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, ये दिमाग में रखनी है, ठीक है जी। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था। इसका मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स एब्रिज करे जा रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, तो उसको लेके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसकी पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ये आर्टिकल नंबर 32 कहता है, ठीक है जी। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये दिमाग में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सेप्शन पूछता है तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो आपके सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। और ऑल लॉज वायलेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा जो भी ऐसा कानून बनाया जाता है राज्य के द्वारा या फिर सेंटर के द्वारा, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। तो फंडामेंटल राइट्स से मोस्टली आपके बस यही पूछे जाते हैं, हाँ जी, कि कौन कौन से जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये आपको बताना होता है। और होपफुली आपने ये पढ़ा होगा, बस मैं आपको यहाँ रिवाइज कराने आया हूँ, ज़्यादा टाइम तो है नहीं अभी। आगे हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपके केसेस हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। गोपालन केस में कहा गया है कि जो आपका स्कोप है फंडामेंटल राइट का वो लिमिटेड है, ठीक है जी, ये दिमाग में रखना है। और आर्टिकल नंबर 21 को सिर्फ प्रोसीजरल फॉर्म में दिया गया था, कहा गया था गोपालन केस में, ये दिमाग में रखना है। ये 1950 की बात है। उसके बाद शंकरी प्रसाद केस में आया हुआ है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के पावर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड है। यहाँ पर अनलिमिटेड पावर की बात करी गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड, मतलब कि अनलिमिटेड तरीके से पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकता है। इसका मतलब राइट टू लाइफ या फिर जो भी आर्टिकल्स है सबको अमेंड कर सकता था। ये शंकरी प्रसाद केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद अनफोल्ड होता है थोड़ा टाइम, तो आपका आता है गोलकनाथ केस। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। तो गोलकनाथ केस में आपका कहा गया था कि अमेंडमेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, मतलब कोई भी आपको फंड अगर चाहे ये आपकी पार्लियामेंट कि वो आपके कानून में परिवर्तन लाके आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है या फिर इसको छीन सकती है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा गोलकनाथ केस में कह दिया गया था, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर साल आता है आपका 1973 केशव भारती केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन दी गई थी और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि अमेंडमेंट के पावर आपके पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। अनलिमिटेड पावर आपके पास नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आपके बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
में दिए जाते हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसका मतलब है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको उसी हद तक अमेंड किया जा सकता है जब तक वो मानवीय सीमा तक रहे, मतलब ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच तक रहे। अगर कोई भी चीज़ वायलेट होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इम्पॉर्टेंट ये केस था। उसके बाद मेनका गांधी केस थोड़ा कई बार पूछ लिया जाता है, दिमाग में रखना। 1978 में इसने आपके आर्टिकल नंबर 21 को वाइडर एक्सप्रेशन दे दिया गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 को वाइडर मीनिंग इसमें बताया गया था, मतलब कि मेनका गांधी केस में ये कहा गया था कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड ये आपके पास अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है आपका, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है, या मेनका गांधी केस था। मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो गोपालन, गोलकनाथ, केशवनम भारती केस, ठीक है, और शंकरी प्रसाद। इसकी टाइमलाइन नहीं पूछ सकता है कि क्रोनोलॉजी से लगाइए कौन पहले है कौन सा बाद में है, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक। मिनर्वा मिल्स केस आपका 1980 में आता है। ये बैलेंस बनाता है आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए के समान हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एक दूसरे पर निर्भर करता है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा आपके मिनर्वा मिल्स में कहा गया था, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट केसेस हमारे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड, जैसे कि पुट्टास्वामी केस 2017 में हुआ था। इसमें राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ कहा गया था, आर्टिकल नंबर 21 में से इंक्लूड कर दिया गया था। फिर बाद में नवतेज सिंह जोहार केस 2018 में हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट था। इसमें आपके होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। पूछ सकता है आपसे, थोड़ा ये दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे। अब आगे हम लोग चलते हैं जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लिए गए हैं। डीपीएसपी में आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि अमेंडमेंट के बाद कौन कौन सी डीपीएसपी आपकी ऐड करी गई है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा ये देख लीजिए जल्दी से। तो अगर आप साल जाएंगे 1976 में, तो इसमें आपका क्या दिया गया है, 39A ऐड किया गया था, जिसमें फ्री लीगल एड के बारे में बात किया गया था, और आर्टिकल नंबर 43A जिसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी गई थी। ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किया गया था। देन वी गो टू अमेंडमेंट नंबर 44 1978 में किया गया था। इसमें आपके क्या किया गया था, इसमें मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करी गई थी, ठीक है। ये आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किया गया था। देन अगर हम लोग 1992 में आ जाते हैं, 1992 में आप क्या आ जाते हैं, तो इसमें 43B आपका ऐड किया गया था। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी इसमें हुआ था, जो पंचायती राज और वो वाला है आपका, ठीक है। उसके साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात हम लोग खोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आर्टिकल नंबर 43B में ऐड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक। तो ये आपका हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आपके आर्टिकल नंबर 21A ऐड किया गया था, जिसमें राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करी गई थी, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना है, ये फंडामेंटल राइट्स का है लेकिन यहाँ पर ऐड हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पूछा जाए तो ये आपका 43B आर्टिकल में ऐड किया गया था, और ये आपका 2011 में ऐड किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा, देखिए नीचे दे रखा है, ठीक। तो अब करंट की डीपीएसपी आपके ये है कि जो इम्पोर्टेंट डीपीएसपी हैं जिस पे सरकार कानून बनाना चाहिए, ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी दी गई, ड्रिंकिंग वाटर, लाइवलीहुड, पॉवर्टी, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, ये 5 टॉपिक्स हैं। रूरल डेवलपमेंट में इक्वल जस्टिस के बारे में बात करनी चाहिए, उसको बनाना चाहिए कानून पार्लियामेंट को, ऐसा आपका दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीपीएसपी में, ये दिमाग में रखना है, जहाँ से अमेंडमेंट हुए थे। आगे चलते हैं, मेरा टाइम लिए, अब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन गारंटी आता है, गारंटी लिख के रख लो, आता ही आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट में से। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो आपका क्वालिफिकेशन सबसे पहले है, ये आपको दिमाग में रखना है। 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज एन एमपी, एक एमपी के लिए इलेक्शन के लिए उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस बंदे की। साथ ही साथ वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अब एक बार यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ज़रूरी है वो नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर पहले से बॉर्न हुआ हो। नहीं जी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर कोई विदेशी भी भारत का अगर नागरिकता ले लेता है और उसको अप्रूव हो जाती है
तो वो भी चाहे अगर वो 35 साल से ऊपर का है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, तो आर्टिकल नंबर 52 में आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में गिवन है, यहाँ पर देखिए, ठीक। आर्टिकल नंबर 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है। 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल नंबर 72 पार्डनिंग पावर दी गई है। अब इसमें याद रखना है कि प्रेसिडेंट का आपका इम्पीचमेंट सिर्फ एक कंडीशन दी गई है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं प्रेसिडेंट तभी आप उनका इम्पीचमेंट कर सकते हैं, ऐसा गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इलेक्शन और उनका टेन्योर की बात करते हैं तो उनके इलेक्टोरल कॉलेज में आपके इलेक्टेड एमपी पार्ट ले सकते हैं और इलेक्टेड एमएलएज पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। और उसके बाद उनका जो मैनर होता है इलेक्शन का वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, तो ये मैनर भी आपसे पूछ सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो एस ओनली इलेक्टेड एमपी पार्ट लेते हैं, इसका मतलब है नॉमिनेटेड एमपी पार्ट इसमें नहीं लेते हैं, ये दिमाग में रखना है। साथ ही साथ जो आपके एमएलए जो नॉमिनेट होकर आते हैं वो भी पार्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, दिमाग में रहना है। उसके बाद अब जब आपके प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो उसमें कौन कौन पार्ट ले सकता है, उसमें आपके एमएलएज का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो एमपीज़ होते हैं चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो वो लोग आपके प्रेसिडेंट के रिमूवल में पार्ट ले सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। ओनली राज्यसभा एंड लोकसभा कैन टेक पार्ट इन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दिमाग में रखना है, ठीक। उसके बाद पावर आपकी जो है आपके प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड वेरियस मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव पावर है। और आपके प्रेसिडेंट का जो रिमूवल कर सकते हैं वो भी आपके राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं कि जो आपके इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया है, और नो मनी बिल, ठीक है, आपके बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के पास नहीं हो सकता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। नॉमिनल हेड होते हैं आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं जो कि आपके एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ वेरियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। जो रियल हेड होते हैं वो आपके कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आप चीज़ और थोड़ा देख लीजिएगा कि पार्डनिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की उसमें कौन कौन से तरीके होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यहाँ दिमाग में थोड़ा रखना है। और एक चीज़ याद रखना है थोड़ा इसमें कि प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट में थोड़ा कंपैरिजन का हल्का अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो थोड़ा रिवाइज करके जाइएगा, पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक। अब कुछ लोग हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज़ जो आपकी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहाँ से क्वेश्चन आता है। हर साल एक कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक फॉर्म में है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो इंपॉर्टेंट है आपकी वो आर्टिकल नंबर 324 में गिवन है, वो है आपका इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो बेसिकली हो नहीं रहा है, ठीक है, सब कुछ जानते हैं, बस सिर्फ किताबों पे, ठीक। अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपके CAG, ठीक है, ये आपके आर्टिकल नंबर 148 में गिवन है। इसका काम क्या होता है, ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड जो पब्लिक सेक्टर आपकी जो कंपनीज होती है उनका अकाउंट ऑडिट करना आपके, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करना काम आपका होता है CAG का, आर्टिकल नंबर 148 में गिवन है। देन कम्स योर UPSC जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वो आर्टिकल नंबर 315 में गिवन है। इसमें आपके ऑल इंडिया सर्विसेज जो इंक्लूडेड होती है उनका एग्जाम जो दिलाया जाता है, तो ये आपका UPSC आर्टिकल नंबर 315 में गिवन है, ठीक। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इंपॉर्टेंट बॉडी जो है वो है नीति आयोग, याद रखना है, CBI, NHRC जो होता है वो भी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, साथ ही साथ NGT भी आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 338, आर्टिकल नंबर 38 में क्या गिवन है, ये बने आपके नेशनल कमीशन ऑन SC, नेशनल कमीशन ऑन SC आपका जो गिवन है, ये भी आपका किस में गिवन है, सॉरी, ये आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल नंबर 338A
नेशनल कमीशन ऑन एसटी, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल नंबर 338B, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ओबीसी आयोग के बारे में बात करता है। उसके बाद आपका लिंग्विस्टिक कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है जी, ये 4 थी अलग से जो मैंने आपको बता दी। अब इसमें थोड़ा याद रखिए कि बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि NHRC आपका कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, थोड़ा दिमाग में रखिए कि NHRC आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर ये जो मेरे को लगा कि 5-6 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है, आपको बताना जरूरी है थोड़ा बहुत, तो मैंने क्विक वीडियो के फॉर्मेट में आपको बता दिया है। अब इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके ये PDF डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि नीड में हो उनको जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अच्छे से तरीके से आपकी CDS की तैयारी कराने वाला हूँ, आने वाले जो एग्ज़ाम आपको होने वाला है। ठीक है, मैंने CDS ट्वाइस टाइम क्लियर किया है और साथ ही साथ CAP असिस्टेंट कमांडेंट मैंने 1 टाइम क्लियर किया है और CGL एग्जामिनेशन भी मैंने क्लियर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप सभी को पढ़ाऊंगा। होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।